वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल निश्चय सिविल सर्विसेज। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो होगा इंटरनेशनल रिलेशन का। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इसके अंदर मेरा ट्राई रहेगा कि मैं मैपिंग भी आपको कवर कराऊँ, है ना, ताकि आपका साथ साथ जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है ना, जिसमें से PYQs में काफ़ी क्वेश्चन है, तो वो भी आपका साथ साथ कवर होता रहे और हमारा UPSC के लिए भी मैपिंग कवर होता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज हम इंटरनेशनल रिलेशन करने वाले हैं। इसका पार्ट ए आज हम फिनिश कर देंगे, है ना, ये हमारा टारगेट रहेगा इस वीडियो का। तो सबसे पहला है ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट। अब देखिए, आपको पता है कि इनमें इजराइल बीइंग अ जूइश कंट्री और जिसके सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं वो सारी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं, तो इनमें कन्फ्लिक्ट 1948 से चलता आ रहा है ना। जब वो फिर उसके बाद 6 ईयर वॉर होती है, 6 डे वॉर होती है इनके बीच में, इजिप्ट के साथ कन्फ्लिक्ट होता है, तो वेस्ट एशिया वाले रीजन में इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। तो अभी रिसेंटली फिर से इनके बीच में कन्फ्लिक्ट देखा गया था, जिसके अंदर कुछ इनमें एस्केलेशन हो गया था कन्फ्लिक्ट में। तो उसमें इजराइल ने लॉन्च किया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन किस कंट्री से लॉन्च किया गया था। तो इजराइल ने लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने एयर स्ट्राइक किए ईरान के कुछ न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक न्यूज़। अब इसमें किस किस जगह पर उन्होंने अटैक किया, तो ये जो जगह है नातांज करके, जहाँ पे यूरेनियम इनरिचमेंट करता है ईरान। देखिए, ईरान पर 2015 में एक एग्रीमेंट साइन होता है JCPOA करके, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें USA भी इन्वॉल्व था, ईरान भी इन्वॉल्व था और कुछ यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व थे, जिन्होंने कहा था ईरान को कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे थोड़ी नकेल कसें, थोड़ा उसे टाइट करें, जिससे बाकी कंट्रीज़ को थ्रेट ना हो आपके राउंड। बट जब ट्रंप आते तो ट्रंप JCPOA से अपने USA को विड्रॉ कर लेते हैं, जिस कारण से पूरे वेस्ट एशिया में अनसर्टेनिटी फैल जाती है। और इसी के US के विड्रॉल के बाद ईरान भी थोड़ा फास्ट स्पीड पे अपना यूरेनियम एनरिचमेंट करने लग जाता है। तो तब से, जब से ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू किए, तब से उसके जो नेबरिंग कंट्री है इसराइल, उसके लिए एक क्या बोलते हैं, खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई थी। तो इसराइल ने उसी को रिजोल्व करने के लिए उनके यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, जिसका नाम है नातांज, ये पेपर में आ सकता है प्लेसेस इन न्यूज़ में कि नातांज किस कंट्री में है। तो आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि नातांज हमारा अपना तेहरान यानी ईरान में है। तेहरान ईरान की कैपिटल है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा हमने पढ़ा मिलिट्री बेसिस पे भी इनका अटैक किया। तो मिलिट्री बेस कौन कौन से हैं, तबरीज़ है ना, और एक उनका अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज है ये करमानशाह करके। तो नातांज, तबरीज़, करमानशाह, ये 3 सिटीज़ कहाँ की हैं, ये प्लेसेस न्यूज़ कहाँ की हैं, ईरान की। अब उसके बाद इसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी एक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, इन्होंने भी एक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक लॉन्च किया इसराइल के ऊपर। तो जिसमें कुछ एक्सप्लोजन देखे गए थे, जेरूसलम जो कि उनकी कैपिटल है, और तेल अवीव जो कि उनकी एक मेन सिटी है, पोर्ट सिटी है, मेडिटेरेनियन कोस्ट पर है ये, है ना। ये हो गया। अभी हम मैपिंग देखेंगे इसकी। उसके बाद थोड़ी इसकी कुछ और डेवलपमेंट देख लेते हैं कि USA ने ज्वाइन किया, फिर USA ने भी ज्वाइन किया इसराइल को। USA इसराइल एलाइज हैं, तो उसमें भी USA ने भी अटैक किया ईरान के मेजर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। कौन कौन से, फोर्डो, नातांज हमने पढ़ा, एंड इस्फहान। तो ये तीनों साइट्स हमारी ईरान की ही हैं, जहाँ पे USA ने अटैक किया। अगेन किसने कहाँ अटैक किया वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये साइट्स किस कंट्री में वो इंपॉर्टेंट है। तो ये फोर्तो, नातांज, इस्फहान, करमानशाह, तबरीज़, नातांज, तेहरान तो ईरान की कैपिटल है, तो ये पता होना चाहिए हमें कि ये सारी ईरान की हैं। और ईरान ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 एंड इसराइल ने लॉन्च किया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन, है ना। उसके बाद फिर ठीक है, USA ने अपने B2 स्टेल्थ बॉम्बर भेजे होंगे। अब उसका इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया, हालांकि ये थोड़ा मेंस वाला पार्ट है, बट हमें कुछ लोकेशंस हैं जो हमारे प्री के आस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिल्कुल बेसिकली पर्शियन गल्फ का चोक पॉइंट है। अगर पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशन से जो एक, पहली बात तो स्ट्रेट होता है ना, स्ट्रेट होता है जो 2 वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए वाटर बॉडी 1, वाटर बॉडी 2, तो इनके बीच में एक रीजन होता है। या फिर आप मान लीजिए कि जो 2 लैंड को वो करता है, दूर करता है, तो हल्का सा एक वाटर का पार्ट जो 2 मेजर लैंड्स को करता है, डिवाइड करता है। या फिर जो 2 वाटर बॉडीज़, यानी कि जैसे इस केस में बात करें तो पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशन, इसको मीट करने वाली पतली सी पानी की धारा है या थोड़ी सी पैसेज है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट। तो पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशन से जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिल्कुल ईरान के टिप पर है ना, जो ईरान वाला एरिया दिखाऊंगा मैप में आपको। तो उस तरह से वो एक चौक पॉइंट बन जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अगर इस रीजन में अनसर्टेनिटी आती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से हमारी ऑयल की सप्लाई आती है इंडिया को, अराउंड 80% हम जो अपना ऑयल नीड्स इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर एक इंडिया को एक आघात पहुँचेगा। उसमें फिर वहाँ से इंडियंस को बचाने के लिए, इंडियन डायस्पोरा को बचाने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु किया ताकि गल्फ एरिया से हम अपने उनको ले आएँ। उसके अलावा फिर ऑपरेशन सिंधु के साथ साथ हमें इंपॉर्टेंट है और भी कौन कौन से ऑपरेशन है जो मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। तो ऑपरेशन गंगा था,
जो रशिया यूक्रेन के टाइम यूक्रेन से जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको निकालने के लिए नेबरिंग कंट्री पोलैंड वगैरह से उनको एवैक्यूएट किया गया था, तो वो ऑपरेशन गंगा था। सिमिलरली एक ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था टर्की की अर्थक्वेक में हेल्प में, जब टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आए थे 2022-21 में, तो उस समय ऑपरेशन दोस्त चलाया था इंडिया ने, और ऐसे ही ऑपरेशन कावेरी चलाया था जब सूडान में सिविल वॉर हो रहा था, है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे ऑपरेशन है। अब हम देखते हैं मैपिंग, जो मैंने आपको कहा था कि मैपिंग करेंगे ना। अब ये देखिए, मैं जूम कर लेता हूँ। तो इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट है ईरान की मैपिंग करना। मैं इसके लिए पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो ईरान, सबसे पहले हम देखते हैं, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि पीछे वाला ये ऊपर आ जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ईरान की नेबरिंग, इसराइल की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं। इजिप्ट इस तरफ है, देन जॉर्डन, एंड देन फिर हमारा ऊपर आता है सीरिया, है ना। तो ये कुछ इसकी नेबरिंग कंट्रीज है। ध्यान दीजिए, इसका ईरान से डायरेक्टली वो बॉर्डर शेयर नहीं होता, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे, और ऊपर लेबनान है, इधर इजिप्ट है, इधर जॉर्डन है, एंड इधर सीरिया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन देखने वाली कौन कौन सी है ना। नेबरिंग कंट्रीज तो हमने देख लिया। अब सबसे बड़ी बात तो कि ये जो गल्फ ऑफ अकाबा है, बेसिकली ये वाला रीजन जो दिख रहा होगा, ये रेड सी का रीजन है। तो इज़राइल का एक टिप है जो इलत करके सिटी है, गल्फ ऑफ अकाबा, जो कि हमारी रेड सी में खुलती है। तो ये लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक वाइज। देन ये गाज़ा स्ट्रिप आप बहुत सुनते होंगे ना, जहाँ पे फ़लस्तीन, बेसिकली जो ये वाला एरिया है इसे हम बोलते हैं वेस्ट बैंक, एंड ये गाज़ा स्ट्रिप, इन दोनों को मिला के फ़लस्तीन का एरिया है ना, जिसका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है इसराइल के साथ। देन अगेन जेरूसलेम एक इम्पॉर्टेंट है, गाज़ा सिटी हमें पता है। देन हमने पढ़ा था एक ये हाइफा करके, हाइफा इनका पोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइफा पोर्ट पता होना चाहिए कि ये इज़राइल का पोर्ट है। देन हमने उसके बाद पढ़ा था, अब उसके बाद जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने वाली हैं, देखिए ये आपको एक लेक टिब्रिस दिख रही होगी, है ना, लेक टिब्रिस। तो लेक टिब्रिस अगर पूछ ले कहाँ पर है, तो इज़राइल के रीजन में है, इज़राइल और सीरिया के बीच में। सिमिलरली इसे सी ऑफ गैलीली भी बोलते हैं। तो ये दो नाम की एक ही वाटर बॉडी है, तो ये इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कहाँ पे। फिर इंपॉर्टेंट है गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स जो कि कन्फ्लिक्टेड जोन है सीरिया एंड इज़राइल के बीच में, तो ये हम पता होना चाहिए गोलन हाइट कहाँ पे है। एंड देन अगेन डेड सी, है ना। अब देखो आपको जॉर्डन रिवर दिख रही होगी ना, ये जॉर्डन रिवर जा रही है जो कि डेड सी में मीट करती है। तो इसके वेस्ट में है, ये देखिए ईस्ट वेस्ट हो गया, तो इसके वेस्ट में जो एरिया ये है वेस्ट बैंक का एरिया, जिसे बोलते हैं जॉर्डन के वेस्ट में, तो इसलिए इसको वेस्ट बैंक का एरिया बोलते हैं। डेड सी पढ़ लिया, सी ऑफ गैलीली पढ़ लिया, लेक टिब्रिस भी इसी को बोलते हैं, गोलन हाइट्स देख लिए, इसके नेबरिंग कंट्रीज देख लिए, और ये मेडिटेरेनियन सी में खुलता है, इसराइल का जो कोस्ट है वो शेयर होता है। अब और कौन कौन सी सिटीज़ हैं, तो देखिए लेबनान का भी बॉर्डर शेयर होता है, देन हमारा इसराइल का भी बॉर्डर शेयर होता है, और ये अगर इसको बात करें पैलेस्तीन, तो पैलेस्तीन का भी बॉर्डर शेयर होता है मेडिटेरेनियन के साथ। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला एरिया। फिर ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो गोलन हाइट वाला एरिया है ना, ये हमने मैप में अच्छे से देख ही लिया कि जो गोलन हाइट वाला, एक सेकेंड, है ना, तो गोलन हाइट का एरिया देख लिया हमने, सीरिया और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्टेड है। ये फिर सी ऑफ गैलीली, जिसको लेक टिब्रिस भी बोलते हैं, ये हो गया इसके इंपॉर्टेंट। हाइफा सिटी में देखा था पोर्ट सिटी है, तो ये तो हो गया हाइफा वाला। इसके बाद हम देखते हैं ईरान का मैप, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से PYQ भी आया था। तो ये अगर हम ईरान के मैप की बात करें, ये देखिए सबसे पहले देखते हैं अब ईरान की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से शुरू होते हैं, ऊपर की तरफ है अज़रबैजान, देन है टर्की, देन है इराक, देन है कुवैत, कुवैत हमारा इराक का आ जाएगा, मैं ईरान के साथ कंफ्यूज नहीं करूँगा, इराक। एंड देन ये रहा हमारा पर्शियन गल्फ जो हमने बात की थी, और जो देखिए ये रहा ईरान, और जो ये पतली सी ये वाटर स्टेट है, ये वाली शेडिड एरिया है ना, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो हमारी गल्फ ऑफ ओमन, जो कि इंडियन ओशन का ही पार्ट है, इंडियन ओशन को पर्शियन गल्फ से जोड़ती है। तो जितना भी तेल हमारा इंडिया का आता है, अगर हम बात कर ले बहरीन, कतर, सऊदी से, UAE से, तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही क्रॉस होकर आता है। तो अगर कभी ईरान के इस रीजन में कन्फ्लिक्ट होता है, तो वो ये चौक पॉइंट, अगर यहाँ पे इसको ईरान ने सप्लाई रोक दी शिप्स की यहाँ से आने या जाने वाली, तो इंडिया का सारा ऑयल रुक जाएगा, इंडिया का पूरे वर्ल्ड का ऑयल सप्लाई रुक जाएगा, ठीक है। तो ये तो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब हम ईरान के कुछ मैपिंग देखते हैं। ईरान तो आपको पता होगा, ये जैग्रोस माउंटेन, ये पूछा था UPPCS ने, एल्ब्रेज माउंटेन ये भी आ चुका है, इनको वेस्ट से ईस्ट की तरफ इनका आ चुका है ऑर्डर की बात करें। देन अगेन अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से डेजर्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो एक तो दश्त कावीर, दश्त कावीर करके डेजर्ट है, ये हमारा ईरान में है। सम दश्त लुत, ये भी एक डेजर्ट जो कि हमारा ईरान में है। अब ये आपको साइड दिख रही होगी बंदर अब्बास, यहीं पर हमारा चाबहार पोर्ट है, जो चाबहार पोर्ट है ना हमारा, वो इस तरफ है। तो ये बंदर अब्बास से ही बाद में कनेक्ट करता है इसको, ईरान के पोर्ट को, है ना। तो ये बंदर अब्बास इंपॉर्टेंट है, ईरान का पोर्ट है। दश्त लुत, दश्त कावीर, ये हमारे इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं इसके ईरान के। कैपिटल हम देख ली इसकी तेहरान है।
देन इसके माउंटेन्स देख लिए, माउंटेन चेन एल्बरूज है, जैग्रोज है। कौन कौन सी वाटर बॉडीज़, तो पर्शियन गल्फ देख लो और ऊपर की तरफ कैस्पियन सी है, ये कैस्पियन सी है ना। अब कैस्पियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये आप मुझे बताइए, है ना। इसका एक निमोनिक भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बट आप पहले खुद से बताइए कैस्पियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक उर्मिया, इसकी एक वाटर बॉडी है लेक उर्मिया करके जो ईरान में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैपिंग थी हमारी ईरान इसराइल वगैरह की। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं आपको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो, मैंने अच्छे से समझा दिया है, आप उस वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि हमने कौन कौन से ऑपरेशंस करी हैं हमारी कंट्री ने, इंडिया ने। उसके बाद फिर नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हमने पढ़ा कि ऑयल मार्केट टर्मोइल हो सकता है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसकी हमने मैपिंग देखी, अगर उसको चोक पॉइंट कर दिया जाता है तो 20% ऑफ जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है वो खतरे में आ जाएगा। उसके बाद ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन्स एस्पेक्ट से है। नेक्स्ट फिर जो इंपॉर्टेंट है वो है इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर विजिट टू साइप्रस। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो साइप्रस की मैपिंग देख। साइप्रस है कहाँ पर, साइप्रस एशिया में है कि यूरोप में है, इसकी बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो आइए साइप्रस का मैप देखते हैं पहले। तो ये आपको दिख रहा होगा, वेट ये कुछ डिलीट हो गया शायद, मैं इसको थोड़ा मैं इधर खिसका देता हूँ। तो ये रहा हमारा साइप्रस का मैप। अब इसमें हम कुछ पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट इसकी कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, क्या इसकी कैपिटल है ना। तो इसराइल की बात करते हैं, तो सॉरी साइप्रस की बात करते हैं, तो इसकी जो कैपिटल है निकोसिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से वाटर बॉडी में, तो ये आता है मेडिटेरेनियन सी में आता है, ये मैं बताऊँ मेडिटेरेनियन सी में आता है। और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट एक माउंटेन है, माउंट ओलंपस, ये हमारा सिप्रस के अंदर है। बाकी तो ठीक है, इसकी कोई इतनी खास, बस ये है कि मेडिटेरेनियन सी में ये सब इंपॉर्टेंट और एशिया का ही पार्ट माना जाता है ना, ये हमें पता होना चाहिए। और माउंट ओलंपस यहाँ पे है, वो इंपॉर्टेंट है, इसकी कैपिटल है निकोसिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये वो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। की हेलिट्स की बात करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्रियोस 3। ये BCS ने चौक में पूछा था कि किसने मोदी जी को हमारे टाइटल दिया। तो अभी जो साइप्रस जब मोदी जी गए थे तो उनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्रियोस 3 दिया गया था साइप्रस की तरफ से मोदी जी को, उनके प्रेसिडेंट ने अवार्ड किया था। उसके अलावा जो हमने देख लिया कि इसके पास कौन कौन सी, टर्की और सीरिया, इसके जो पास की बॉडीज़ हैं, मतलब इसके जो पास की कंट्रीज़ हैं साइप्रस के आसपास, तो टर्की है और सीरिया है, वो मानी जाती हैं इसकी नेबरिंग कंट्रीज़। बॉर्डर नहीं जुड़ता, मतलब वाटर के अराउंड है ना, मेडिटेरेनियन इसके सबसे क्लोजेस्ट जो कंट्रीज़ हैं टर्की और सीरिया। फिर साइप्रस को जोग्राफिकली तो एशिया माना जाता है, बट ये मेंबर है EU का, है ना। EU इंपॉर्टेंट है। अब EU की कंट्रीज़ हमें पता होनी चाहिए, EU की कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो EU की टोटल 27 कंट्रीज़ हैं, ये पता होना चाहिए। और इसमें जो लेटेस्ट एडिशन हुआ था 2013 में हुआ था, जो कि क्रोएशिया ने इसको ज्वाइन किया था। तो ये फैक्ट पता होना चाहिए कि लेटेस्ट जो 2013 में लास्ट मेंबर जुड़ा था वो इसका क्रोएशिया है। अब हम थोड़ी EU की मैपिंग देख लेते हैं, ये रहा EU का मैप। थोड़ा मैं स्कोर बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि इसमें कंट्रीज़ तो बहुत सारी हैं EU में, अब सारी तो याद नहीं कर सकते, तो हमें वो देखना है कौन सी नहीं है ताकि हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, आपको ये तो बहुत फेमस है ये कि यूके ने विड्रॉ किया था, है ना, तो वो तो यूके तो नहीं है। उसके अलावा और कौन सी मेजर कंट्री, नॉर्वे, ध्यान दीजिए नॉर्वे EU का पार्ट नहीं है। उसके अलावा स्विट्ज़रलैंड भी EU का पार्ट नहीं है। देन ये बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, मोंटेनीग्रो, अल्बानिया, ये सारे EU के मेंबर नहीं हैं, है ना। EU के टोटल मेंबर कितने हैं, 27 हैं। और कौन कौन से नहीं है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। मेजर कंट्री जो नहीं है वो हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक फैक्ट EU का पता होना चाहिए, EU कब फॉर्म हुआ था। तो EU फॉर्म हुआ था 1993 में, एक मातृ ट्रीटी करके साइन हुई थी 1993 में, जिसमें EU को फॉर्मलाइज इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। और EU को 2012 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था, ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनाइटेड स्टेट्स में जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने विजिट किया इंडिया को। अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसी टाइम के आसपास उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD Vance, उन्होंने न्यू दिल्ली में वो किया था। अब इसमें कुछ खास इतना है नहीं, इसमें बस यही है कि आपको अभी टैरिफ वॉर चल ही रहा है तो वो थोड़ा मेंस वाला एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें कुछ इतना खास है नहीं। तो इसमें कुछ इतना ज़्यादा पढ़ने वाला है नहीं हमारे पास, सिंपल ये बस फैक्ट दे रखे हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है इंडिया के PM ने विजिट किया श्रीलंका में। तो अभी श्रीलंका के करंट प्रेसिडेंट कौन है ये पता होना चाहिए। तो करंट प्रेसिडेंट है वहाँ के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिस्यांके, ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अभी करंट। तो इन्होंने इनवाइट किया था इसको। उसके बाद फिर ठीक है, इंडिया का एक महासागर विजन है ना, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सागर, जो हमारा सागर विजन पहले हुआ करता था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ रीजन करके, है ना, ऑफ ऑल रीजन करके, तो उसमें एक महासागर उसको एलिवेट कर दिया गया, महासागर विजन बना दिया गया, तो वो है।
इसके बाद ठीक है, फिर एक हाँ मोदी जी ने वहाँ पे विजिट किया जय श्री महाबोधि टेम्पल। तो जय श्री महाबोधि टेम्पल अगर आ जाए कहाँ पर है, तो ये श्रीलंका में है। इसको आप बोधि टेम्पल किसी इंडिया में से कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये श्रीलंका में है जहाँ पे मोदी जी ने विजिट किया था। फिर ठीक है, ये भी थोड़ा मेंस वाला पार्ट ही है कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट है हमारा इंडिया अंगोला रिलेशनशिप। तो इसमें क्या था, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्होंने विजिट किया था। तो ये उनका पहला फर्स्ट स्टेट विजिट टू इंडिया था। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया शायद। तो जो अंगोला के प्रेसिडेंट हैं उनका फर्स्ट स्टेट विजिट था इंडिया में। जो भी इनका ये नाम है, एक थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, जॉव लोरेंको, उनकी जो भी प्रोनाउंसिएशन होगी, तो उनका ऐसा था कि उनका पहला स्टेट विजिट था इंडिया में। अब इसमें इंडिया ने क्या उनकी मदद की, तो पहले तो डिफेंस कोऑपरेशन में मदद की, उनको लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे, ये सब देखिए मेन्स वाली चीज़ें है ना। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है लोबितो कॉरिडोर है ना, कि इंडिया ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे डेवलप करने के लिए अंगोला में 3 की रेलवे लाइन का जिक्र किया, इंक्लूडिंग द वन अलोंग द लोबितो कॉरिडोर। तो पता होना चाहिए लोबितो कॉरिडोर कहाँ पर है, ये हमारा अंगोला रीजन में है, जो कि हमारा अफ्रीका में अंगोला। तो ये हम पता होना चाहिए। उसके बाद फिर ठीक है IMEC, इसका भी पार्ट है ये अंगोला। दिस अलाइन विद द ग्लोबल कनेक्टिविटी, जो एक इंडिया का इनिशिएटिव है IMEC करके, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसका भी पार्ट है ये, उसके भी अलाइनमेंट में है। अब उसका थोड़ा मैप देख लेते हैं IMEC का अगर हम बात करें, तो ये बेसिकली है कि ये इंडिया को कनेक्ट करेगा यूरोप से। देखिए अभी करंटली क्या, हम यहाँ से जाते हैं रेड सी से, ये वाली स्ट्रेट है ना, ये है बबल मंदेब स्ट्रेट, बबल मंदेब, जो कि इंडियन ओशन से अलग, इंडियन ओशन को जोड़ती है रेड सी से, ठीक है। और जो ये देख रहे हैं आप छोटा सा, ये इज़राइल है बेसिकली, है ना, ये इज़राइल है, ये हमारा जॉर्डन हो गया, ये हमारा इराक हो गया, है ना। देन फिर ये हमारा सीरिया हो गया, ये हमारा ईरान हो गया, और ये कुवैत। तो ये जो हल्की सी कंट्री जो हमने पढ़ा था ना, वो इलियत करके गल्फ़ ऑफ अकाबा, तो ये वाली वाटर बॉडी ये गल्फ़ ऑफ अकाबा है बेसिकली, है ना। तो पता होना चाहिए। तो अभी हम ये रास्ता फॉलो करते थे। अब यहाँ पे स्विस कनाल है, ये यहाँ पर पतली सी ये स्विस कनाल है यहाँ पे। तो अगर कभी स्विस कनाल में कुछ चौक पॉइंट हो जाए, बबल मंदेब पे कोई चौक पॉइंट हो जाए पायरेसी से, तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट रूट होना चाहिए। तो उसी के लिए IMEC इंडिया ने ईजाद किया था। तो ये क्या होगा, इंडिया के जो मेजर पोर्ट है, मुंबई हो गया, कांदला हो गया, मुंद्रा हो गया, ये इनको कनेक्ट करेगा वाया सी रूट UAE से। अब UAE का कौन सा पोर्ट है, फुजेरिया, जेबल अली, ये लोकेशंस कहाँ पे हैं, ये लोकेशन है हमारी UAE में। उसके बाद फिर हम रेल के रास्ते से सऊदी अरेबिया से होते होते, जॉर्डन से होते होते इजराइल के हाइफा पोर्ट तक पहुँचेंगे, जो हमने उस समय जिक्र भी किया था। तो हाइफा पोर्ट से फिर वाटरवे लेके हम जाएंगे, ये रहा पीरियस, जो कि है ग्रीस का पोर्ट। देन वहाँ से फिर हम ग्रीस से जाएंगे इटली, ये रहा इटली जो शू शेप में है, इटली, है ना। इटली का कौन सा पोर्ट है, मेसीना पोर्ट। फिर आगे हम इटली से मार्जिले, जो कि स्पेन, जो कि फ्रांस में एक लोकेशन, सॉरी फ्रांस में एक जगह है ना मार्जिले करके, बहुत फेमस है। और फिर यहाँ से वाटरवे लेके मार्जिले, और देन यहाँ से रेल या रोड वाला रूट अपना के हम जाएंगे जर्मनी। तो इस तरह से एक लोकेशन होगी, है ना, ये हमारा ट्रैक होगा कुछ, अगर हम IMEC को पूरा फंक्शनल करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो में भी देख सकते हैं। तो मैंने सारी लोकेशन इंपॉर्टेंट वाली करवा दी है कवर आपको। अब ये रस्कल खैर, ये हमारा कहाँ पर है, ये देखिए हमारा सऊदी अरेबिया में है ना, इस तरह से इन्होंने लिख भी रखा है। ये दमाम करके प्लेस है, ये भी सऊदी में है, UAE में फुजैरा, जेबल अली। तो इस तरह से कुछ IMEC का भी जो हमारा विजन है, उससे भी ये वाला जो हमने ये रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया ना अंगोला में, तो उसके भी साथ ये अलाइन करता है। उसके बाद हम बात करें जो अंगोला साइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस बिकमिंग द 123rd मेंबर, है ना। तो ये इसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन कर लिया, 123rd मेंबर बन चुका है। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट है, अंगोला इज द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीकन सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है मीन्स वेन्स के लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट है फिर नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया इटली का बायलैटरल मीट हुआ, इसमें कुछ इतना खास जानने वाला है नहीं। अब वही हमने देखा, उन्होंने भी रीट्रेट कर दिया कि भाई हाँ ठीक है, जो आपका IMEC करके है, हम आपके साथ कमिटेड है इसको इम्प्लीमेंट करने में, और इसमें कुछ इतना खास जानने वाला है नहीं, ठीक है। ये सब सारी मेन्स वाली चीज़ें, फोकस एरिया क्या आते हैं, ट्रेड, डिफेंस, क्लीन एनर्जी, है ना, यही हमारी मेंस के बाद में हेडिंग बन जाती है आंसर में। तो ये हमारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो ये है, हाँ ये देखिए, जैसे कि इंडिया इटली स्ट्रेटेजिक प्लान, तो हमने एक स्ट्रेटेजिक प्लान हमारा साइन किया है। तो 58th जो मीटिंग हुई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की मिलान में, है ना, तो वहाँ पर इंडिया ने, जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण गए थे, तो उसी में फिर ये इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान को इनकी साइडलाइंस पे ही इसको डेवलप किया गया। अब इसमें ठीक है हाई लेवल डायलॉग था, ये जो इंडिया इटली स्ट्रेटेजिक प्लान 2025-29 था, तो इसमें वही इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लेवल्स, मेंस के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने डिस्कस कर लिया कि 58th ADB एनुअल मीटिंग जो हुई थी मिलान इटली में, उसकी के साइडलाइंस में इन्होंने ये वाली मीटिंग भी अपनी कर ली। अब ADB के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में, ये इंपॉर्टेंट है। और ADB, अब इसमें ये UPSC ने क्वेश्चन पूछ रखा है ADB पे ना, कि क्या ADB के कितने मेंबर हैं? 100 प्लस मेंबर हैं। जी हाँ, 100 प्लस 108 के अराउंड इसके मेंबर हैं। और ये एशिया के बाहर भी लोन देता है और अदर कंट्रीज़, नाम एशिया डेवलपमेंट बैंक है बट अदर कंट्रीज़ को भी लोन देता है। फिर उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड बायलैटरल मीट। अब इसमें ठीक है, अभी तक ध्यान दीजिए, अभी इंडिया न्यूजीलैंड में FTA नहीं है, इस पर अभी बात फिर से नेगोशिएशन जो रिज्यूम हुई है, तो अभी फ़िलहाल में नहीं है। फिर उसके बाद ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। न्यूजीलैंड ने लॉन्च की थी ओपन डोर पॉलिसी 2011 में, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन न्यूजीलैंड ने भी रेटिफाई कर दिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, तो ये भी एक मेंबर बन चुका है हमारा 2024 में ISA का। अब ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप मुझे बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये कौन से कोप में इसका बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था, कौन से कोप में, और किन किन कंट्रीज़ ने इसको लॉन्च किया था उस पर्टिकुलर कोप में, तो ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ खास इसमें करने वाला है नहीं। फिर इंडिया US रिलेशन, द रीसेंट डेवलपमेंट। अभी रिसेंट डेवलपमेंट तो वही है जब ट्रंप जी ने जो USA ने हम पर टैरिफ लगाया 25%, उसके बाद दोबारा 25% की पेनल्टी लगा दी थी, तो वो ये भी उसी चक्कर में सब न्यूज़ में चल रहा है। तो जिस दिन ट्रंप ने ये टैरिफ लगाए, तो उस दिन को ट्रंप ने लिबरेशन डे मार्क किया कि अब USA मुक्त हो चुके हैं टैरिफ से, उस तरह से उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं। तो हमने देखा कि ट्रंप ने लिबरेशन डे मनाया जब उन्होंने ठीक है टैरिफ लगाया इंडिया पे या अदर कंट्रीज़ पे भी जो लगाया, तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें भी कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, ठीक है। तो जो मार्क भी कर रखा है, बस इतना कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट पेपर ओरिएंट से नहीं है हमारे अंदर, बस ये सारी मेन्स वाली चीज़ें हैं मेजरली, है ना। ये मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेगा इज इक्वल टू मेगा पार्टनरशिप, बस ये देख लीजिए कि इनका एक टारगेट है कि हमें 2030 तक 500 बिलियन का ट्रेड अचीव करना है ना, तो ये इनका टारगेट था। उसके बाद डेनमार्क और इंडिया ने ग्रीन पार्टनरशिप एक साइन किया, उसमें है कि डेनमार्क ने लॉन्च किया ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, GTI। तो अगर पूछे कि किसके साथ इंडिया ने ये साइन किया, तो पता होना चाहिए डेनमार्क के साथ साइन किया। इसमें हुआ क्या, डेनमार्क और इंडिया ने इसको पार्टनरशिप को GSP को लॉन्च किया 2020 में, है ना। तो उसी को फिर एनहांस करते हुए इन्होंने अभी GTAI लॉन्च किया डेनमार्क के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए हमें। उसका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। देन अगेन इंडियन भूटान रिलेशन की बात करें, तो इसमें हुआ क्या था, अभी इनको इनवाइट किया गया था भूटान के किंग को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा महाकुंभ मेला को विजिट करने के लिए, उसको उसमें सेलिब्रेट करने के लिए। तो अभी पता होना चाहिए मोटा मोटा कि अगर ये आ जाए कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस कंट्री के साथ, तो ये हमारा भूटान के साथ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ठीक है, एक हमारा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट करके है दरंगा आसाम में, जो भूटान और इंडिया के बीच में एक चेक पोस्ट है, ICP जिसे बोलते हैं ना, ये भी अगेन मेन सारी चीज़ें हैं, बट ठीक है, पता होना चाहिए दरंगा आसाम में एक ICP है हमारा भूटान के साथ। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया कुवैत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब इसमें यह कहता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फर्स्ट ऑफिशियल विजिट किया कुवैत को, जिसमें उन्होंने क्या किया, फिर ठीक है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया उनके साथ, कुवैत के साथ। और कुवैत ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। CAPF में भी इसके अराउंड एक क्वेश्चन आ चुका था, तो वैसे ही क्वेश्चन आने की UPPCS में भी आने की संभावना रहती है और UPSC में भी आने की संभावना रहती है। तो कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, मोदी जी को दिया गया था। अब थोड़ी कुवैत की मैपिंग देख लेते हैं ना, ये रीमैपिंग कुवैत की। तो हमने पढ़ा था पर्शियन गल्फ, आपको पता हो, एक सेकंड थोड़ा इसको मैं सेट कर लेता हूँ ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ना मिटे। तो हमने पढ़ा था, ये देखिए इस तरफ है इसके इराक, ये रहा ईरान, बॉर्डर नहीं है गेन में होता, इराक के साथ ईरान बॉर्डर शेयर करता है और इराक के साथ कुवैत करता है। इधर नीचे सऊदी अरेबिया है ना, और ये फिर हमारा कुवैत सिटी है ना। ये पर्शियन गल्फ हमने देखा था ऊपर मैप में भी, तो कुवैत है। अब इसमें कौन कौन सी, ठीक है मेजर, बस इसमें कुवैत सिटीज़ की कैपिटल है ये कुवैत बे, ये पता होना चाहिए कि ये किस कंट्री के साथ शेयर करता है बॉर्डर। तो ये कुछ इसकी बेसिक सी मैपिंग थी, पर्शियन गल्फ में है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा आगे बढ़ने की बात करें तो ये PM मोदी का फर्स्ट विजिट था बाई एनी प्राइम मिनिस्टर इन लास्ट 43 ईयर्स। लास्ट 1981 में इंदिरा गांधी जी ने विजिट किया था कुवैत को, उसके बाद अब किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 43 ईयर्स के बाद इसको विजिट किया। और कुवैत इंडिया का 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर भी है। उसके बाद इंडिया और फ्रांस ने मिलकर वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम को इनॉग्रेट करने की बात की है। अब वो कहाँ पे होगा, उसका नाम होगा युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। तो बस इतना पता नहीं चाहिए किसके साथ कोलैबोरेशन इंडिया कर रहा है, इंडिया फ्रांस के साथ चल रहा है। उसके बाद नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश ने एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया कि जो नेपाल है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके भेजेगा बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश में कुछ स्पेसिफिक जब वहाँ पे रेनी सीजन होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इतनी प्रोड्यूस नहीं हो पाती, तो नेपाल बना के इंडिया के थ्रू सप्लाई करेगा बांग्लादेश को।
अब ठीक है, ये कुछ जो जगहों के नाम दे रखे हैं, दाल बेकर, मुजफ्फरपुर, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन इन इंडिया, नेपाल विल सेंड इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया विच विल देन बी ट्रांसमिटेड टू बांग्लादेश। तो बस इतना पता होना चाहिए, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं इसके अंदर। फिर प्रेसिडेंट ने विजिट किया अल्जीरिया, रोशियाना, मलावी, ये हमारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो इसमें भी कुछ इतना खास इनको कुछ अवार्ड तो नहीं मिला, ठीक है, इनके प्रेसिडेंट नाम याद करने की नीड नहीं है कहाँ कहाँ के, ठीक है। इसके बाद में और भी इसमें कुछ, फिर ठीक है, फिर वेलकम बाय प्रेसिडेंट गुजमानी, ये सब कुछ इतना याद करने की नीड नहीं है, मलावी वगैरह क्या क्या क्या, छोड़ो। आगे बढ़ते हैं, स्पेन प्राइम मिनिस्टर विजिट टू इंडिया, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया इंडिया में, और इन्होंने किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन, फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन C295 का वडोदरा में किया, जो कि टाटा और एयरबस स्पेन का कोलैबोरेशन है। तो कहाँ पे हुआ? वडोदरा में हुआ। किसके साथ हुआ? स्पेन के साथ हुआ, बस इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ठीक है, 2026 को इंटरनेशनल इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर बोला गया है। स्पेन अपना एक कॉन्सुलेट खोलेगा बेंगलुरु में, और हम अपना एक नया कॉन्सुलेट खोलेंगे बार्सिलोना में। तो उसके बाद इंडिया यूएई ने एक लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन कर दिया है, ठीक है, इंडिया की NPCI और ENEC, ठीक है, ये कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना देख लीजिए कि यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद ठीक है, फिर पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है PM ऑन ऑफिशियल विजिट टू ब्रुनेई। ब्रुनेई कहाँ पर है? ब्रुनेई हमारा इंडोनेशिया वाले आइलैंड के ऊपर इधर है ब्रुनेई, ये इंडोनेशिया का जो आइलैंड है ना इस तरह करके, जावा सुमात्रा करके, तो इस रीजन में ये बोर्नियो वाले आइलैंड के पास हमारा है ब्रुनेई, जिसकी कैपिटल है बंदर सेरी बेगवन। तो इंपॉर्टेंट है, बंदर सेरी बेगवन किसकी कैपिटल है? ब्रुनेई की कैपिटल है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट एवर बायलैटरल विजिट बाय एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू ब्रुनेई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बंदर सेरी बेगवन को पूछ ले किस कैपिटल है, तो ब्रुनेई की, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट है वहाँ पर। उसके बाद PM मोदी गए यूक्रेन विजिट पे। अब ये फर्स्ट एवर विजिट था इंडियन प्राइम मिनिस्टर, है ना, जब से 1992 से हमने हमारी USSR के फॉल आउट के बाद, जब से यूक्रेन के साथ हमने अपने बायलैटरल रिलेशन एस्टेब्लिश किया, उसके बाद पहला विजिट था इंडियन प्राइम मिनिस्टर का यूक्रेन में। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यूक्रेन की मैपिंग देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो अगेन मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, जो ये ब्लू वाला पीछे से आ रहा है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए इसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं। तो सबसे रशिया तो सबको पता ही होगा, इसका नेबरिंग कंट्री है। देन बेलारूस, पोलैंड जहाँ से हमने हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को वो किया था, इवैक्यूएट किया था ऑपरेशन गंगा में। देन स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, है ना। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अगेन UPSC ने पूछा था 2024 में ये क्वेश्चन कि कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं यूक्रेन की, तो ये पता होना चाहिए ना कौन कौन सी कंट्री। अब इसके इंपॉर्टेंट रीजन, कीव एक इंपॉर्टेंट सिटी है। अब कीव किसकी किनारे है? दनाइपर रिवर करके है, DNEIPR करके। तो इस रिवर के किनारे है कीव, और इसी से जब आप नीचे आएंगे तो ये खुलती है ब्लैक सी में। अब ब्लैक सी की भी कौन कौन सी कंट्रीज़ नेबरिंग है इसके लिए, एक निमोनिक है बर्गर टी करके ना, तो वो भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ। लेकिन आप ये भी कमेंट सेक्शन में कि ब्लैक सी की कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो ये जो दनाइपर रिवर है ब्लैक सी में गिरते, तो इसमें फिर कुछ कौन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। ओडेसा एक पोर्ट है यूक्रेन का, खेरसोन एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है यूक्रेन का, ये UPSC ने पूछा हुआ है। देन ये वाला रीजन है हमारा क्रीमिया का रीजन, जिसे रशिया ने एनेक्स कर लिया था। और यहाँ पर है कर्च स्ट्रेट, जो सी ऑफ अजोव को जोड़ती है ब्लैक सी से, कर्च स्ट्रेट, है ना, ये रशिया है, रशिया ने ये क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था। और इसके अलावा जो हमने पोर्ट्स देख लिए इसके, एक सेवस्टोपोल करके इंपॉर्टेंट है पोर्ट, खेरसोन इंपॉर्टेंट है, ओडेसा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ इसकी पोर्ट सिटीज़ हैं। और कर्च स्ट्रेट किस किस को जोड़ती है? सी ऑफ अजोव को जोड़ती है ब्लैक सी से। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन सी स्टेट्स जोड़ती है ना, तो ये इंपॉर्टेंट, ये आप मुझे बताइएगा कौन कौन सी स्टेट्स हैं, उसको रिवाइज कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन हैं यूक्रेन के। तो ये है खारकीव है, देन ये रहा ये ज़ेपोरोजिया, जहाँ पे इनका न्यूक्लियर एक इंस्टॉलेशन था, जहाँ पे अटैक किया था, तो ज़ेपोरोजिया है। देन ये मारियोपोल करके इनका एक पोर्ट सिटी है। फिर ये दोनेस्क करके, जिसको रशिया ने अनेक्स करा हुआ है ना। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे। ये लवीव जहाँ से बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, जहाँ से उनको पोलैंड से इवैक्यूएट किया गया। तो ये थी कुछ यूक्रेन की मैपिंग। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को वापस करके देख सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट सिटीज़ इसकी बता दी हैं आपको। और ये रही दनूबे रिवर, अगर आपको दिख रही हो, है ना, ये भी दिखाई देता मैपिंग में। तो ये रही दनूबे रिवर, ये है दनाइपर रिवर। दनूबे रिवर भी कहाँ गिरती है? ब्लैक सी में। दनाइपर रिवर भी कहाँ गिरती है? ब्लैक सी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब यूक्रेन वाली न्यूज़ पे वापस आते हैं। तो इसमें क्या किया, अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो उनके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, तो इन्होंने विजिट किया स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी, जो कहाँ पे? ओएसिस ऑफ पीस,
अगर पूछ लें ओएसिस ऑफ पीस किस कंट्री में, तो पता नहीं चाहिए यूक्रेन कंट्री में कौन सी सिटी है। कीव, कीव हमने अभी यहाँ पे देखी, ये रही कीव दनाइपर के किनारे थी जो है ना, तो वैसे करके है। उसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनको एक भीषम क्यूब करके डोनेट किए, 4 भीषम क्यूब डोनेट किए। भीषम क्यूब बेसिकली क्या है, पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं ये, तो इन्हें हमने यूक्रेन को डोनेट किया। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू पोलैंड। तो ये फर्स्ट विजिट बाय एनी प्राइम मिनिस्टर है पोलैंड में लास्ट 45 ईयर्स। तो लास्ट 45 ईयर्स में कोई नहीं है, तो अब हम गए हैं पोलैंड, प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, अब इसमें ऑपरेशन गंगा मैंने जिक्र किया कि जब ऑपरेशन गंगा चलाया गया था तो यूक्रेन से जो स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया गया था तो पोलैंड के थ्रू ही किया गया था ऑपरेशन गंगा में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो 24 वाले में भी इंपॉर्टेंट था लेकिन खैर आया नहीं, कि इंडिया ने फर्स्ट जीआई टैग्ड फिग जूस एक्सपोर्ट किया है पोलैंड को। और ये कहाँ का है, तो ये पुरंदर फिग्स, बेसिकली पुरंदर के फिग्स हैं जिनका जूस बना के हमारा जीआई टैग जो है उसको हमने एक्सपोर्ट किया है पोलैंड में। और ये पुरंदर कहाँ बेसिकली ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया डेनमार्क ने कोलैबोरेट किया क्लीन रिवर इनिशिएटिव में। और इसके लिए इंडिया डेनमार्क ने कहाँ पर एक लेबोरेटरी खोली, वाराणसी में एक लेबोरेटरी खोली है जो कि क्लीन रिवर, बेसिकली हमें पता है नमामि गंगे चल रहा है तो गंगा रिवर का रिजुविनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगेन वाराणसी, जो वरुण और अस्सी रिवर के बीच का रीजन है वाराणसी, तो वरुणा रिवर की रिजुविनेशन के लिए भी इसको, इस जो लेबोरेटरी है इसको यूज़ किया जाएगा, इसकी एक्सपर्टीज को यूज़ किया जाएगा। और इसमें अगेन IIT BHU जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हमारा है ना यूपी में, तो उसके वजह से कोलेब्रेशन होगा। और उसके बाद फिर बांग्लादेश क्राइसिस, ठीक है, ये खूब पॉलिटिकल सी न्यूज़ है कि वहाँ पे शेख हसीना के साथ जब वो उनको वहाँ से असाइलम लेना पड़ा इंडिया में, देन वो फिर आगे गई, तो उसके चलते ये कुछ है। तो अभी वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट कौन हेड कर रहे हैं, वो जो हमारे नोबल लॉरेट हैं मोहम्मद यूनिस, वो इसको अभी कर रहे हैं। तो उसके बस ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और बांग्लादेश, जब उसकी 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ, बांग्लादेश जब फॉर्म किया गया, तो उसमें 1971 में जो लिबरेशन वॉर हुआ था पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान से, सॉरी वेस्ट पाकिस्तान से, तो उसके चलते लिबरेशन वॉर हुआ था 1971 में, जिसमें इंडिया ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया था, इंडियन आर्मी ने। एंड हमारी जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसके अंदर 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया बांग्लादेश के अंदर, तो वो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से साइन हुआ था। अब हमारा सेक्शन 1 खत्म हो चुका है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें मैपिंग भी ट्राई की है ऐड करने की, ताकि आपका ज्योग्राफी भी साथ साथ चलता रहे और हमारा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपने यहाँ तक देखा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा अगर आपको कोई डाउट है या अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट हमें बतानी है तो वो आप बता सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक बने तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हम आगे भी अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इस समिट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट पे, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मैंने ये वाला पार्ट पढ़ रखा है, बस इसको लेक्चर बनाना है, तो वही हम एक एक पार्ट के लेक्चर से लाते रहेंगे आप सबके लिए। तो थैंक यू वेरी मच।